नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी से जिलों में प्रवास करेंगे। हालांकि पहले उनका यह कार्यक्रम 28 दिसंबर से प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की चपेट में आने के कारण इसमें विलंब हुआ है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले माह उत्तराखंड प्रवास के दौरान सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रवास के निर्देश दिए थे। इस क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी 28 दिसंबर से जिलों में प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन इस बीच वे कोरोना की चपेट में आ गए। इसके चलते 26 दिसंबर को प्रस्तावित बीजेपी की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक भी टल गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री के कोरोना को मात देने के बाद हाल में उनकी मौजूदगी में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी मंत्रियों को जिलों में प्रवास के निर्देश दिए गए। मंत्रियों के जिला प्रवास कार्यक्रम की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री का भी जिलों में प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो बता दें कि प्रवास कार्यक्रम की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री करेंगे। वे जिलों में प्रवास करेंगे। 27 जनवरी से उनके प्रवास जिलों में प्रवास का जो दौरा है वो होगा। इससे पहले 28 दिसंबर को ये दौरा होना था, लेकिन कोरोना की चपेट में आने के चलते इस जिलों के जो दौरा है उसको जिलों के प्रवास के दौरे को रद्द कर दिया गया था। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका जगुड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जिस तरह से जो जिलों का प्रवासीय दौरा मुख्यमंत्री करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी भानु, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में जहाँ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 27 जनवरी से दौरे पे वो जा रहे हैं, तो प्रभारी मंत्रियों को पहले ही यहाँ पर दौरे के निर्देश दिए गए थे। जेपी नड्डा दिसंबर के माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को और सहित अन्य मंत्री जो हैं उनको दौरे के निर्देश दिए थे कि वो अपने प्रभार क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के दौरे करेंगे। तो इससे पहले तो सीएम का 27 दिसंबर को निर्धारित था दौरा, लेकिन उनको कोरोना के होने के कारण वो उनका दौरा स्थगित किया गया था। उसके बाद जब उन्होंने कोरोना की लड़ाई से वो जंग जीत के आए दोबारा, उसके बाद उन्होंने पहली जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें शिरकत की। वहाँ जो भी दिशा निर्देश दिए थे आगामी चुनाव को लेकर, उसी कड़ी में अब वो 27 जनवरी से जो है जिलों में जाएंगे और वहाँ के दौरे करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। ये जो दौरे सीएम का देखा जा रहा है, ये एक तरीके से चुनावी दौरा भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस कारण सीएम दौरे पे जा रहे हैं। जी, इस दौरों के दौरान प्रियंका, क्या कुछ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे? क्या जनता दरबार भी वे लगाएंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे? आखिर क्या इन दौरों का मुख्य उद्देश्य रहेगा? जी बिल्कुल, 27 जनवरी को जो पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा की जो सल्ट विधानसभा है वहाँ जाएंगे। वहाँ सल्ट जो विधानसभा है वो उसके पूर्व जो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना थे, उनका निधन हुआ था हाल में ही, तो उन्हीं पर एक श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। इसके साथ वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, साथ ही विधानसभा क्षेत्र की जो विकास कार्य है उनका भी जायजा लेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे और जो आगामी चुनाव रणनीति है उस पर यहाँ पर वो चर्चा करेंगे। उसके बाद वो 28 जनवरी को पौड़ी जिले जाएंगे, गढ़वाल के पौड़ी जिले में विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही वहाँ भी वो बीजेपी के जो नेता या फिर कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। जी प्रियंका, इस दौरान जहां जहां मुख्यमंत्री जाएंगे उसकी क्या कुछ आपके पास जानकारी है? कौन कौन जिलों में, किस किस जिले में वे पहले जाएंगे और किस तरह से वे इन जिलों का दौरा करेंगे? सबसे पहला प्रवास कहां रहेगा? जी, अभी तक जो सीएम के प्रस्तावित दौरे हैं वो
पहला प्रवास उनका 27 जनवरी को जो है वो अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में है। वहाँ वो अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में जाएंगे, वहाँ वो विकास कार्यों की जायजा लेंगे, जिसके बाद वो 28 जनवरी को गढ़वाल के पौड़ी जिले में जाएंगे, वहाँ वो पौड़ी में विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उसके बाद वो रात्रि प्रवास श्रीनगर में करेंगे और उसके बाद वो देहरादून में आएंगे। उसके बाद उनके फरवरी माह में जो है वो प्रस्तावित दौरे हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ये सभी दौरे पे वो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बता दें कि जिलों के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां वे लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और जिलों में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले देहरादून के सल्ट विधानसभा में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में शुक्रवार को आयोजित हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुंभ मेला अधिकारियों और आयुक्त द्वारा मेले के काम को गति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब चल रही परियोजनाओं की लागत 50% तक बढ़ाने, एक सप्ताह के भीतर निविदा बोलियां आमंत्रित करने और जरूरत पड़ने पर काम अलग अलग ठेकेदारों में बांटने का रास्ता साफ हो गया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि कुंभ के निर्माण कार्यों की सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही है। इसी दिशा में कैबिनेट में कुंभ को लेकर यह प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात करने के बाद इस संबंध में कुंभ मेले के लिए SOP जारी करेगा। कुंभ मेले को एक पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे समय को देखते हुए माननीय न्यायालय के क्रम में और भारत सरकार की SOP की सब क्रम में हम लोगों ने आज 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सारे अधिकार मेला अधिकारी और कमिश्नर में निहित किए गए हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ तक के बड़े काम होंगे उनको 2 भागों में या अन्य भागों में कई भागों में तोड़ने की उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, वो पावर उनको दी गई है। 50% तक किसी काम को बढ़ाने की अनुमति भी उनको दी गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जो चल रही हैं उनको और तेज करने के लिए क्या कुछ कवायद सरकार की ओर से की जा रही है और किस तरह की अब तक तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? बिल्कुल भानु, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्र की बात करें तो केंद्र भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कुंभ को लेकर और राज्य सरकार भी लगातार एक के बाद एक अखाड़ों से बात कर रहे हैं या फिर 27 फरवरी से जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन होना है उसको भव्य और दिव्य बनाने की जो पहल है, जो कोशिशें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और इसी को लेकर क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से ये होना है तो उसको लेकर सभी जो तैयारियां हैं, चाहे तो वो वैक्सीन को लेकर के हो या फिर जो दवाई हैं उसको लेकर के हो, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार की ओर से पूरी हो गई हैं। और साथ ही जिस तरह से शाही स्नान होना है 11, 12, 14 और 27 मार्च को, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। ऐसे में VVIPO की कोई एंट्री नहीं होंगी शाही स्नान के दौरान, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जी भानु जी, जिस तरह से विशाल तैयारियां हो रही हैं, क्या साधु संत अखाड़ा परिषद इनसे संतुष्ट है? बिल्कुल भानु, लगातार जो 13 अखाड़े हैं वो लगातार इसकी वो भी देख रेख कर रहे हैं और वो लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि जहां पे भी थोड़ी सी भी कमी दिखाई दे रही है तो 13 अखाड़े मिल करके सरकार के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। और अखाड़े भी फिलहाल तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह सरकार काम कर रही है 107 घाटों का निर्माण हो चुका है जिसमें लगभग 6 लाख श्रद्धालु एक वक्त पे जो हरिद्वार में है वो डुबकी लगा सकेंगे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अखाड़े भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और सरकार की पहल को सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भानु विशाल, इस बार किस तरह से कुंभ अलग दिखेगा यहाँ श्रद्धालुओं को, या और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने पर उनको क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखने को मिलने वाली हैं?
अब बिल्कुल भानु, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल के बीच में कुंभ होना है तो उसको लेकर सबसे बड़ी जो व्यवस्था होगी वो मास्क और सैनिटाइज़र की होगी। जितने भी श्रद्धालु कुंभ में आएंगे सबसे पहले उनको मास्क और सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही जो ड्रोन है, ड्रोन के जरिए कानून व्यवस्था बनाई जाएगी, नज़रें रखी जाएंगी सब पर, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया है। साथ ही अलग अलग रूटों पे 200 से ज़्यादा बसें चलाई जानी हैं, 10 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जानी है। तो जो सरकार की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज़ी से चल रही है। जी भानु जी बिल्कुल विशाल, इस बार जो महाकुंभ जो होने वाला है इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ विशेष आयोजन होने वाले हैं? क्योंकि बीच में अब देखा भी गया था कि साधु संत समाज था वो कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आया था, तो उनको खुश करने के लिए क्या कुछ विशेष आयोजन इस बार सरकार की तरफ से होने वाले हैं? मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? बिल्कुल भानु, मैं आपको बता दूं क्योंकि जिस तरह से कोरोना का काल है तो उसमें सबसे पहली जो रणनीति है वो यही है कि कुंभ को सफल तरीके से कराना है। लेकिन इसमें मुझे जो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा आयोजन नहीं होंगे, शाही स्नान होंगे और मेन जो कार्यक्रम है वो होंगे। और साथ ही इसमें केंद्र के मंत्रियों के भी आने की पूरी संभावनाएँ हैं क्योंकि लगातार केंद्र भी मॉनिटरिंग कर रहा है कुंभ को लेकर के और लगातार बातचीत चल रही है। और जो इसकी जो तैयारियाँ हैं वो लगातार जोरों शोरों से चल रही हैं। भानु जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार जुटी हुई है, लगातार तैयारियों को तेज कर दिया गया है। अब कैबिनेट की बैठक में मेला अधिकारी से इसको लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ता राजभवन कूच कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली और भानियावाला लक्ष्मीवाला ओवरब्रिज से होते हुए रैली टोल बैरियर पहुंची, जहां पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तो वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने हर्रावाला बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े। हालांकि इस दौरान आईआईपी फ्लाईओवर के समीप पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मीडिया से बात करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा जो कृषि कानून पास किए गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। ये बिल किसान विरोधी है और जब तक इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों ने यह भी कहा कि किसानों का ये हल्ला बोल रविवार को भी जारी रहेगा और हजारों की संख्या में किसान रविवार को गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। इस पर और अधिक जानकारी के लिए प्रीति गौड़ हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रीति, जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है वहीं कई राज्यों में भी इसको समर्थन मिल रहा है, उत्तराखंड में भी समर्थन मिला है, क्या कुछ है अब इस बीच उत्तराखंड किसानों की रणनीति रही, किस तरह से उन्होंने मार्च निकाला है, प्रदर्शन किया है अपना? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से जो दिल्ली से ये किसान आंदोलन की जो चिंगारी है वो उठी है, तो वहीं इसकी जो वो है यहाँ पे उत्तराखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। किसान जो है लगातार केंद्र के वो किसान दिल्ली के जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन में उतर गए हैं। तो वहीं इसी कड़ी में आज किसानों ने यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी राजभवन कूच किया। इस दौरान किसानों ने भारी संख्या में जाकर राजभवन में जाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस द्वारा पहले ही उन लोगों को रोक लिया गया बैरिकेडिंग लगाकर, जिसके बाद उनके साथ किसानों के साथ उनकी पुलिस की तीखी नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली। जी भानु जी, किस तरह कितने किसानों ने, कितने संगठनों ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है प्रीति? भानु, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो देहरादून जिला है उसके कई जगहों से यहाँ पर किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए, राजभवन कूच करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर पुलिस द्वारा रोक लिया उनको गया, लेकिन फिर भी उन पे जो जज्बा था, जो किसान आंदोलन के जो समर्थन में वो थे, वो वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान सड़कों पर उतरे थे और पूरी तरीके से जो सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोला हुआ था। जी, किसानों और पुलिस के बीच किसी तरह की कोई झड़प की खबर प्रीति?
बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पुलिस उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान जो थे वो पूरी तरीके से अड़े हुए थे राजभवन कूच के लिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस द्वारा उनको रोका गया तो वहां पर कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक जो है किसानों के साथ पुलिस की देखने को मिली। जी भानु। प्रीति, क्या दिल्ली कूच की भी तैयारी है किसान संगठनों की उत्तराखंड से ट्रैक्टर रैली के जब ट्रैक्टर रैली होगी उस दिन? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगी कि किसान जिस तरह से आज यहाँ पर राजभवन कूच की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और रविवार को भी उनकी तरफ से चेताया गया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरह से सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे, वहां पर भी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं जो सरकार, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र के द्वारा ये काला बिल पास किया गया है उसको सरकार वापस ले। इसके खिलाफ लगातार जो ये आंदोलन है वो चलता रहेगा और दिल्ली कूच की भी यहाँ पर संभावनाएं किसानों द्वारा जताई गई है। जी भानु। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी किसान संगठनों का समर्थन दिल्ली बैठे किसानों को मिल रहा है। किसानों ने राजभवन कूच किया। भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में हैं और पहले की तरह इस बार भी एक वायरल वीडियो ने उनके साथ ही भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि खुद चैंपियन ने पूरे मामले में आगे आकर सफाई दी है। बता दें कि विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मुनीम संजय अग्रवाल और उनके बड़े भाई ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर चैंपियन पर दबंगई का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई थी। वीडियो में संजय अग्रवाल और उनके बड़े भाई चैंपियन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जानमाल का खतरा भी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले पर खुद चैंपियन ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि करीब 20 साल से उनके मुनीम उनकी संपत्तियों की देखभाल और हिसाब किताब रखते थे, लेकिन अब वे बेईमान हो चुके हैं और पैसे देने की वजह से उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। चैंपियन ने बताया कि 20 साल के हिसाब में मुनीम पर करीब 4 करोड़ रुपए निकले थे, जिसमें जिम्मेदार लोगों ने बैठकर पैसे कम करा दिए थे और करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए में समझौता करवाया था, जिसके एवज में मुनीम ने अपने मकान की रजिस्ट्री उनके नाम करने की बात कही थी। लेकिन उससे पहले ही मुनीम और उसका परिवार गायब हो गया और एक वीडियो में अनजान जगह बैठकर उनको बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। लंढौरे का बच्चा बच्चा गवाह है, दुकानदार दर्जनों की तादाद में आए हुए हैं, वहाँ के प्राणी भी आए हुए हैं। सब आपको बता रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने धोखाधड़ी करके हमें हमारी मेहनत की कमाई को इन्होंने उड़ाया है, इन्होंने हड़प किया है। जब हमें पता लगा 2 सप्ताह पहले, हमने इनको बुलाया, बैठ करके 10 आदमियों ने हिसाब भी कराया। उसमें इन्होंने माना कि साहब वाकई हमसे बहुत गलती हुई। 4 करोड़ के आसपास का घोटाला इनके ऊपर निकला। 10 आदमी थे, उन्होंने कहा साहब आप कम कर दीजिए, राजा हैं आपके ऊपर। मैंने कहा भाई हम तो सारा छोड़ देंगे, लेकिन ये तो बेईमान है, सजा तो मिलनी चाहिए इनको। तो 2 करोड़ 44 लाख रुपया इनके ऊपर निकला। कांग्रेस क्या उत्तराखंड की जनता अब इस बात को महसूस करने लगी है कि इस तरह के नेतागण देवभूमि पर कम से कम बोझ हैं। अब आप देखिए कि यहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं है, जिस तरह का कृत्य या जिस तरह की शब्दावली भाषा शैली वो इस्तेमाल करते हैं। और अब एक नया प्रकरण आया है कि अपने मुनीम को उन्होंने डराया धमकाया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता परवेज आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, क्या है ये पूरा मामला जिसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर आरोप लग रहे हैं, उल्टा वे भी अपने मुनीमों पर आरोप लगा रहे हैं और अब ये मामला पूरी तरह राजनीतिक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जो चैंपियन के मुनीम की बताई गई थी। मुनीम द्वारा आरोप लगाए गए थे कि चैंपियन ने अपने समर्थकों के हवाले से उसको बुलवाया और उस पर जो है उसका उत्पीड़न किया और कहीं ना कहीं उसको जो है अपनी दबंगई दिखाई। उसके बाद चैंपियन ने भी अपनी सफाई दी है। चैंपियन ने कहा है कि जो मुनीम है वो 20 साल से उनके यहाँ नौकरी करते थे और सारा हिसाब किताब, संपत्ति का ब्यौरा, जो भी चीजें हैं वो सब उन्हीं के पास रहती थी। अब जब हिसाब किताब किया गया तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब में झोल नजर आया।
तो उनके ऊपर चैंपियन ने करीब 4 करोड़ रुपए की देनदारी का मामला निकाला। बताया जा रहा है कि उन्होंने हिसाब के दौरान 2 करोड़ 44 लाख रुपए मुनीम पे निकाले हैं। वही अभी मुनीम का जो पूरा परिवार है वो अभी घर से गायब है, घर पे उनके ताले लगे हुए हैं। अभी ये नहीं मालूम है कि मुनीम अपने परिवार को लेकर कहाँ गया हुआ है। जी परवेज, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है एक दूसरे को लेकर, इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस भी अब इस विवाद में कूद पड़ी है, बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी आखिर इस मामले में अब चुप क्यों है। तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई वक्तव्य आया है? देखिए, अभी चैंपियन साहब ने खुद ही इस पर प्रेस वार्ता करके सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं। उन्होंने कहा था कि मामला लेन देन का है, जबकि उन्होंने इस तरह का जो है कोई दबंगई नहीं दिखाई अपने मुनीम को बाइज्जत घर पर बुलाया गया था। उसको उन्होंने बाइट में कहा है कि नाश्ता भी कराया गया, खाना भी खिलाया गया, मैंने कोई इस तरह की दबंगई नहीं दिखाई। जो पैसे उस पर निकले हैं उसके एवज में मुनीम ने अपने जो 2 मकान है वो देने की उनको बात की थी, रजिस्ट्री करने की, लेकिन उससे पहले ही मुनीम घर से लापता हो गए। इसके अलावा अगर जो बात करें पुलिस की, तो पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है इसमें कि इस मामले में अभी जांच की जा रही है। अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि मुनीम अपने परिवार के साथ कहां पर गया हुआ है। जी बिल्कुल परवेज, जिस तरह से ये मामला चल रहा है, वीडियो भी इसमें वायरल हो रहा है, आखिर कब से ये मामला चल रहा है, कितना पुराना है, और क्या इस मामले में अब तक कोई रिपोर्ट वगैरह पुलिस में हुई है? देखिए, इसमें अभी अगर जो रिपोर्ट की बात करें तो चैंपियन के एक समर्थक हैं जो दुकानदार भी हैं, उन्होंने मुनीम पे ही मुनीम के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी हालांकि मुनीम के द्वारा कोई तहरीर या इस तरह की कोई थाने में नहीं आई है अभी, क्योंकि मुनीम जो है अपने घर से लापता है, उसका पूरा परिवार ही लापता है। ये वीडियो जो बताई जा रही है अभी कुछ दिन पहले की बताई जा रही है, क्योंकि वो अनजान जगह बैठकर जो है एक वीडियो उन्होंने बनाई और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया, तो इसी मामले में चैंपियन ने भी सफाई दी है। परवेज, कितने लोग हैं जिन पर चैंपियन ने आरोप लगाया है, कितने वे शख्स हैं जिन पर चैंपियन बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, चैंपियन का जो आरोप है वो फिलहाल अभी मुनीम पर है, जो उनके यहाँ 20 साल से काम करते थे। उनका कहना यह है कि जो उनकी जो संपत्ति है उससे होने वाली जो आय है उसका सारा लेखा जोखा जो है मुनीम पर रहता था, और 20 साल से उन्होंने उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया। जब मामला उनके संज्ञान में कुछ इस तरह का आया कि गड़बड़ी का आशंका हुई, तो मुनीम को बुलाकर हिसाब किताब लिया गया, तो 4 करोड़ रुपए मुनीम पर निकले, जिसके एवज में उन्होंने जो है क्योंकि वो बाइट में भी बता रहे हैं कि 2-4 लोग जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने बैठ के समझौता कराया 2 करोड़ 44 लाख रुपए में जी। लेकिन उस समझौते के दौरान मुनीम ने चैंपियन का कहना यह है कि मुनीम ने यह वादा किया था कि जो उसके 2 मकान हैं वो उसको उनकी रजिस्ट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मुनीम और उसका पूरा परिवार लापता हो गया। तो साफ तौर पर चैंपियन का जो आरोप है फिलहाल अभी मुनीम पर ही है, और अभी जो है क्योंकि मुनीम का पता नहीं है कि वो मुनीम जब सामने आएंगे या उनका पता लगेगा कहाँ पर वो है, कहाँ गए हुए हैं, अभी स्थिति साफ हो पाएगी। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो इस मामले को लेकर काफी वायरल हो रहा है। हमने जो है भाई साहब ये जो बाल भी जहाँ है उन लोगों ने जहाँ पे भी हम हैं उन लोगों ने कहा भाई आप दाढ़ी बाल बना लो, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे, शायद कुछ लोग हमारे साथ नहीं, हमें भाजपा से लेना ना हमें कांग्रेस से, हमें किसी को लेना। हम धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, और अगर अभी भी आप ले आओ किसी को तो हम अभी तैयार हैं। तो ये वो वायरल वीडियो है जिसको लेकर सनसनी मची हुई है, जिसमें चैंपियन पर आरोप लगा है कि वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वहीं चैंपियन जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके मुनीमों पर ही उनके 4 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। एक बार फिर चैंपियन कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं। अब देखना है कि किस तरह से इस पर बीजेपी
नैनीताल जिले का हल्द्वानी शहर अब आपको जल्दी नए स्वरूप में दिखाई देगा। स्थानीय वेशभूषा, खानपान और संस्कृति से रूबरू कराता हुआ शहर के सौंदर्यीकरण और डिजाइनिंग का बीड़ा जिलाधिकारी सविन बंसल ने उठाया है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर के 1 दर्जन चौराहों का सौंदर्यीकरण अत्याधुनिक तरीके से किया जाएगा। आने वाले सैलानियों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराते हुए जगमग चौराहों को अतिक्रमण से भी मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष उन पर ध्यान देते हुए उन्हें आधुनिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक शहर और ग्रामीण इलाकों को लगभग 10 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बनाने का काम जल्द शुरू होगा। साथ ही जिलाधिकारी ने टीम के साथ आज सभी स्थलों का निरीक्षण भी किया। हल्द्वानी हमारा गेटवे ऑफ कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। सो जब भी हमारे कोई टूरिस्ट एंटर करें गेटवे ऑफ कुमाऊं में, तो उनको एक ये एहसास होना चाहिए कि हम किस रीजन में एंटर कर रहे हैं, हमें ऊपर जाके क्या संस्कृति और वेशभूषा, क्या रहन सहन और क्या कल्चरल वैल्यूज़ हमको आत्मसात करने को मिलेंगी। हम किसी भी हिस्टोरिकल सिटी या कोई रिलीजियस सिटी में एंटर करते हैं तो वहाँ की जो थीम्स हैं वो हम वहाँ के प्रोजेक्शन से पहले समझते हैं। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।